हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो जैसा कि हमने देखा था, कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर तक हम बात कर चुके थे। तो आज हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाए। हम बेसिक्स पे ही रहेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अभी यहाँ पे टॉपिक्स को कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। उसके बियॉन्ड कुछ आता है तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारी चीजें और जो उसके बियॉन्ड है तो उसके लिए हम अलग सीरीज लॉन्च करेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आते हैं वापस से टॉपिक पे, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे। अच्छा, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी बात किए थे हम लोग, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहां तक बात कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो करंट के बारे में कल हमने क्या देखा, चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। और फ्लो ऑफ चार्ज के भी बारे में भी बात किए थे हम लोग कि चार्ज का फ्लो, है ना, कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो क्या है ये, देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज which is opposite to the actual motion of electrons. Electrons flow from the negative terminal to the positive terminal of a voltage source, such as battery or a power supply. However, conventional current is defined as the flowing from the positive to the negative terminal. कल हमने देखा था फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी चार्ज का फ्लो होगा तो चार्ज का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना। चार्ज का फ्लो कैसे होता है? तो सपोज कोई मेटल है आपके पास, मेटल के दो एंड ए और बी, और अगर सपोज ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेटल के पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट चलना शुरू हो गया। अच्छा, चार्ज का फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस जैसे ही होगा दो पॉइंट्स के बीच में, उसके बीच में अगर चार्ज है तो चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेटल कंडक्टर में जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। तो जैसे ही फ्लो होने लगेगा चार्ज तो हम बोलेंगे करंट प्रोड्यूस हो गया। तो इसी चीज को बताया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब बात रहती है डायरेक्शन की, बात करते हैं अगर, तो डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का। तो करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो आप बोलेंगे करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या बोला, इसके यूनिट्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, है ना। तो इसके यूनिट एम्पियर है, विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज which represents the flow of charge. 1 ampere is equivalent to 1 coulomb of charge passing through a point in a circuit per second. In equation it is often represented as I. तो I के बारे में क्या बोला कि I जो है चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है ना। तो अब इसको बोलेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज, है ना, 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, देन वी विल से दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। करंट के टाइप्स भी होते हैं, ठीक। तो क्या टाइप है इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट डीसी। In DC, the electric current flows in one direction with a constant magnitude. Batteries and most electronic device operates on DC power. तो क्या बोला कि करंट के जो टाइप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, अपने डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा है। लेकिन एसी में क्या होता है कि करंट अपने डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड को टाइम टू टाइम बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं,
AC. The electric current reverses periodically, usually at fixed frequency. For example, 60 Hz in many countries. AC is commonly used for हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी डीसी वो करंट है, डायरेक्ट करंट, जिसमें डीसी वो करंट है, डायरेक्ट करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस नहीं होता है. ठीक है ना. और अल्टरनेट करंट किसको बोलते हैं? जिसमें टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और साइन यानी डायरेक्शन चेंज होता है करंट का. ठीक है. तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट. चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस चैप्टर में आगे फर्दर कैरी करने के लिए, फर्दर समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. क्या है ये? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में बात करता है. ठीक है ना. और किसके बारे में बात करता है ओम्स लॉ? तो देख लेते हैं हम लोग. क्या बताया? जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इन 1826 क्या दे रहा है? ये भाई साहब ने क्या बताया? इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट यानी आई, वोल्टेज और आर के बीच में आपको एक रिलेशन देता है. क्या होता है वो रिलेशन? वो रिलेशन होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज प्रोपोर्शनल टू V. ओम्स भाई साहब ने क्या बताया कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट. तो जब हम इस इक्वेशन को इक्वल्स टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. तो ये ओम्स का लॉ है. ओम्स लॉ क्या बताता है? V इक्वल्स टू IR. क्लास 12th में जब इसी ओम्स लॉ के डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे इसको और डिटेल्स में जानना है. यहां पे आपको सिंपली क्या बोला जा रहा है कि वोल्टेज और करंट क्या है? प्रोपोर्शनल है. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो V इक्वल्स टू IR होगा. ठीक है ना. R को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस. जो कांस्टेंट है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे. तो क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage across the conductor. ठीक है ना. तो अब यहां पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है ओम्स लॉ कि अगर एक रेजिस्टेंस है, सपोज है ना, एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे है ना, इस रेजिस्टेंस को हमने हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया. ठीक है ना. इस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल के मतलब दो एंड यानी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया. तो ये बोलता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू IR. इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज के इक्वल होगा. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आता है VI कर्व. तो आपने क्या लिखा इक्वेशन? V इक्वल टू IR. अब हम इस V को Y एक्सिस पे ले लेते हैं और I को X एक्सिस पे ले लेते हैं और ये R एक कांस्टेंट जैसा है, इसको हम M बोल देते हैं. तो Y इक्वल्स टू MX जैसा कर्व आएगा. तो ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. ये इस तरीके के ग्राफ को कैसे बनाते हैं? Y इक्वल्स टू MX. तो आप जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से यहाँ X की वैल्यू रखते हैं या Y की वैल्यू रखते हैं. सबसे पहले मैंने X को 0 रख लिया तो Y 0 आ गया. X को अगर 1 रख लेते हैं तो Y कितना आएगा? M आएगा. या फिर और भी वैल्यूज आप रख सकते हैं. X की डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं. तो 0, X को 0 रखा तो Y कितना आया? सॉरी, यहाँ पे Y 0 होगा. X को 0 रखेंगे तो Y 0 आएगा. X को 1 रखेंगे तो Y M आएगा. X को 1/m रखेंगे तो Y 1 आएगा. इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. और ये ग्राफ हमेशा Y इक्वल्स टू MX कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा. ठीक है ना. और यही ग्राफ ऐसा होता Y इक्वल्स टू MX प्लस C में, तो C इंटरसेप्ट Y एक्सिस पे क्या कर रहा होता? कट कर रहा होता. इस तरीके से होता, इसकी वैल्यू C होती. लेकिन यहाँ पे ग्राफ कैसा है? तो ग्राफ Y इक्वल्स टू MX में है, कोई Y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है. तो ये ग्राफ कहां से कैसे पास करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है ना. अब इसमें ये स्ट्रेट लाइन इस तरह का होगा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, ये डिपेंड करेगा M की वैल्यू पे. ठीक है ना. M की वैल्यू पे. ठीक. अगर M की वैल्यू 1 है, इट मींस कि Y बराबर X है, तो ये एग्जैक्टली बीच से पास करेगा. एग्जैक्टली बीच से यानी कितना एंगल बनाएगा?
45 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन y इक्वल्स टू इस टाइप का है कुछ 2x 3x 4x एंड सो ऑन। तो y में x के साथ जो नंबर है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू, ये लाइन y एक्सिस की तरफ मूव करता जाएगा। x की वैल्यू कम होते जाएगी, x की वैल्यू 1 है एग्जैक्टली बीच से जाएगा ये वाला। x की वैल्यू 1 से कम होने लगेगी तो ये x एक्सिस की तरफ झुकने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वी आई कर्व कैसे बनेगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज और आई। तो कर्व बनेगा हमेशा, जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा या वाई एक्सिस की तरफ झुका होगा या एग्जैक्टली बीच में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है तो ये ग्राफ एग्जैक्टली बीच में जाएगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वाई एक्सिस यानी वोल्टेज एक्सिस की तरफ जाएगा, और 1 से छोटा है तो आई एक्सिस करंट एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कर्व आपका, ठीक है ना। अब इसमें स्लोप ऑफ वी आई कर्व, ठीक, स्लोप ऑफ वी आई कर्व। तो किसी भी कर्व का, जैसे ये कर्व है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप जैसे मैंने आपको बताया कि y इक्वल्स टू एम एक्स, वी इक्वल्स टू आई आर या आर आई, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है m। तो अगर मैं m को बात करूं, m स्लोप होता है तो किसके इक्वल होता है y बाई एक्स। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा v अपॉन, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ वी आई कर्व विल गिव रेजिस्टेंस, विल गिव रेजिस्टेंस। और कैसे लिखेंगे स्लोप को, v अपॉन आई, ये किसके इक्वल होगा v अपॉन आई, इसके इक्वल। अब यहां पे अगर आपको स्लोप निकालना है, ये जो गिवन ग्राफ है इसमें अगर स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, किसी भी, जैसे सपोज इस पॉइंट पे ये इसका स्लोप होता है, ठीक है ना। ये लाइन, ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और उसी का टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और ये किसके इक्वल होता है, y बाय एक्स। तो अब यहाँ पे अगर टेन थीटा की वैल्यू देखेगा तो ये वाला वैल्यू y है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है। तो यहाँ से आप स्लोप क्या बोलोगे, स्लोप या टेन थीटा y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे y क्या है, v अपॉन आई, और v की वैल्यू किसके इक्वल है, आप देखेंगे तो 1 है और करंट की वैल्यू है 0.4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, तो m की वैल्यू जो आ गई वो 2.5 होगी और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई कर्व विल गिव रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से देख लीजिए, स्लोप ऑफ वी आई कर्व विल गिव रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आता है आई वी कर्व। आई वी कर्व में आपने क्या किया, एक्सिस को चेंज कर दिया, इस तरफ वाई एक्सिस पे आई और एक्स एक्सिस पे आपने वी को ले लिया। तो आप देखेंगे इसका स्लोप, आई वी कर्व का स्लोप क्या होगा, आई अपॉन वी, और ये किसके इक्वल होगा, तो आपने देखा था v अपॉन आई किसके इक्वल था, r के इक्वल। तो i अपॉन v किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन r के इक्वल। तो आई वी कर्व का स्लोप 1 अपॉन r देता है, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है। i अपॉन v कर्व, i का स्लोप क्या देता है, 1 अपॉन r देता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर से देखते हैं क्या है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैं बताया V इक्वल्स टू आई इंटू आर, वेयर आई इज आर इज कॉन्स्टेंट और आर को क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को समझते हैं पहले कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसको कैसे फील करें। जब भी ये टर्म आए रेजिस्टेंस तो इसको कैसे फील करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज ये मेटल है और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, और जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लगाया गया इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों एंड, एक एंड हाई पोटेंशियल पे और एक एंड लो पोटेंशियल पे, तो फौरन चार्ज का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। तो एक साइड इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो जो ये इसको बड़े वाले लाइन से दिखाते हैं, इसको छोटे वाले लाइन से दिखाते हैं निगेटिव टर्मिनल को।
बड़े वाले लाइन से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगता है, और इस तरफ आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज या आयंस जो भी है, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करने लगता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही सप्लाई होगा वोल्टेज का, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। और क्या होगा, ये मेटल कितना अपोज कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, है ना। तो इस मेटल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्ज जो भी प्रोटॉन्स है या पॉजिटिव चार्ज कोई भी है, तो उसको मूव कराने के लिए इसके अंदर एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है कि वो खुद को जितना हो सकता है वो अपोज करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सपोज यहां खड़ा हूं, कोई आके मुझे धक्का दे रहा है, तो मेरा बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि मैं उसको रोक लूं, कोई मुझे धक्का दे रहा है तो मैं गिर ही जाऊं, ये भी जरूरी नहीं है, और मैं ना गिरूं ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इनर्शिया पढ़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस धक्के का अपोज करूंगा, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपोज करूंगा। तो रेजिस्टेंस में भी यही मामला है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही चलना शुरू हुआ, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा, इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए। अब इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए तो ये मेटल चाहेगा कुछ ना कुछ क्या करे, अपोज करने की कोशिश करेगा। भले वो उस इलेक्ट्रॉन को रोक पाए या ना रोक पाए, लेकिन मन से ही सही उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसी रोकने की कोशिश को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना, उसकी क्षमता कितनी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोला कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, आप फटाफट आंसर कर सकते हो। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले आप बोलोगे नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई मेरी क्षमता है, कोई मुझे आकर धक्का दे रहा है तो मेरी क्षमता है मैं कितना रोक पाऊंगा। कोई मुझसे पतला दुबला आदमी होगा या कम ताकतवर आदमी होगा तो उसकी क्षमता मेरे से कम होगी। कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी होगा तो जब उसको कोई धक्का देगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी रोकने की। और उसी तरीके से रेजिस्टेंस प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या बोला, लेंथ ऑफ मटेरियल, उसकी लंबाई कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसकी चौड़ाई, क्रॉस सेक्शन एरिया तो लंबाई चौड़ाई पे भी डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ये सारा प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओमेगा, ओम है ना, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ओम, है ना। इसका यूनिट है, सिंबल है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया किसने इसको, तो ओम भाई साहब ने बताया। तो क्या लिखेंगे, 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allows a current of 1 ampere to flow through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it। यानी V equals to IR, तो V upon I equals to R। तो R की वैल्यू 1 ohm कब होगी, जब क्या बोला कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर 1 एम्पियर का है, सॉरी 1 वोल्ट का है, और उसके अक्रॉस 1 एम्पियर पास कर रहे हैं करंट, तो कितना बाधा डालेगा, कितना रेजिस्टेंस होगा उस मेटल का, उस मेटल का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। फिर से मैं इसको समझा देता हूं कि जब भी एक वोल्टेज का हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर लगा रहे हैं और उसके साथ 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस है, यानी वो जो बाधा डाल रहा है 1 ओम का बाधा डाल रहा है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाँ, रेजिस्टेंस के बारे में और फर्दर जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल अपने अंदर करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटल, इस तरीके से एक मेटल का बॉडी बना दिया, मेटल है, इस मेटल्स के 2 एंड है ना, एक एंड और इधर से एक एंड, इस एंड को हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया और इस एंड को लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये वाला जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, और ये जो डॉट डॉट है व्हाइट, ये सब क्या है, एटम के बारे में बताया। और ये बाकी जो है क्या बताया, पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे देखेंगे आप तो पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना। और ये सब जो है, ये सब एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो अब जब भी यहां से यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपने दे दिया,
पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही दिया तो सभी चार्जेस अपने अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो जाएंगे वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतनी ही इंटेंसिटी से चार्ज का फ्लो होगा। तो निगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही मोशन होगा इन दोनों का तो फिर इन दोनों में कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए और फर्दर रेजिस्टेंस के बारे में क्या लिखा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटल्स। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही फ्लो ऑफ करंट है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर। यानी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो रोड पे जितनी ज्यादा गाड़ी चलेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और इधर से आने वाले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो खुद से भी टकराएगा और उधर से आने वाले पॉजिटिव आयन से भी टकराएगा, ठीक है। चलिए, these collision tends to slow down the speed of electrons and hence oppose the flow of electric current। तो अब सपोज इलेक्ट्रॉन्स, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके चले तो रोड पे बहुत ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो जाहिर सी बात है सबका स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यही बोला है कि द कोलिजन टेंड्स टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो स्पीड अप उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज होगा, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपोज भी कर रहा है और उसी की वजह से क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने को क्या कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बात पहले भी बार बार बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा अपोज कर ले, ठीक है। आपको सपोज कोई मारने आ रहा है तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपोज करके उसको वापस कर दोगे, हो सकता है वो मार के आपको चला जाए, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप उसको अपोज करने की कोशिश करोगे। तो किसी भी कंडक्टर का यही फेनोमेना, जो जब करंट चलता है तो उसको अपोज करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाई आर, इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसको इसका जो सिंबल है रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ओम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है ना। तो इसको मैं समझाता हूं आपको, पहले इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट मेजर्स इट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसको समझना, क्योंकि ऐसे टर्म्स आपको पूरे 11th 12th 9th 10th में भरे पड़े हैं। तो वहां पे बस ये चीज बदल जाती है, रेजिस्टिविटी टर्म्स बदल जाता है, लेकिन इसी के जैसा कोई चीज होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे समझते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस जो अभी अभी आपने देखा, और दूसरी चीज क्या आ रही है, रेजिस्टिविटी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, लेकिन इस टर्म्स को फील नहीं कर पा रहे। और फिजिक्स में जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, या फिर आगे फर्दर स्टडी करने में भी मजा नहीं आएगा, और आगे चल के फिजिक्स क्या लगने लगेगा, आपको काफी भारी लगने लगेगा। तो आप रैंडम किसी भी बच्चे से उठा के पूछ ले, 11th 12th के बच्चे से उठा के पूछ ले कि भैया फिजिक्स का क्या मामला है, तो वो बोलेगा फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो वजह यह है कि हम टर्म्स को याद तो कर लेते हैं लेकिन टर्म्स को फील नहीं कर पाते,
ठीक है ना। तो एक एक टर्म्स, जो भी चीज फिजिक्स में आएगा, एक एक टर्म्स को फील करके पढ़ना है। ऐसे मानो कि जैसे कि आप इसका नाम लेते ही ये चीज आपको एहसास होने लग जाए कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता है बाधा देना। तो अगर इस मेटल में, ठीक है ना, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और ये मेटल, इसकी टेंडेंसी है कि इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। तो कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को चलने से या चार्ज को चलने से रोकने के लिए, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कितनी कोशिश कर सकता है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन को रोकने की कितनी कोशिश कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। किसी भी टाइम पे कितनी कोशिश कर रहा है तो रेजिस्टेंस, कितनी कोशिश कर सकता है ये रेजिस्टिविटी। तो आप अगर पढ़ने की बात करते हैं तो आप अभी कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका स्टडी टाइम है। और आप कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं, ये असल आपकी क्षमता है, आपकी पोटेंशियल है। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ सकते हैं, ये आपकी पोटेंशियल है। और अभी आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, है ना, कितना पढ़ रहे हैं, तो ये अभी का। तो इसी को बोल रहे हैं कितना रोक रहा है रेजिस्टेंस और कितना रोक सकता है रेजिस्टिविटी। तो आई होप कि रेजिस्टिविटी टर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कितना रोक सकता है कोई भी मेटल की, क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के या चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए, कितना रोक रहा है दैट इज रेजिस्टेंस, और कितना रोक सकता है दैट इज रेजिस्टिविटी। तो इस पे हम अभी बात करते हैं फिर से। क्या बोला? हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल दैट मेजर्स इट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो सपोज अभी मैं बीमार पड़ गया, ठीक है, मेरी टेंडेंसी थी या आपकी टेंडेंसी थी 12-12 घंटे पढ़ने की, तो मैं बीमार पड़ गया, तो अब मेरी टेंडेंसी कितनी है, अभी कितनी देर पढ़ रहा हूं, तो अभी मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा हूं सपोज। तो ये है मेरा रेजिस्टेंस। कितने घंटे पढ़ सकता था, इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है आपके माइंड सेटअप से, है ना, माइंड सेट से लेना है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे थे। तो अगर आप बिस्तर पे भी हो, आप बीमार भी पड़ गए हो, तो आपकी पोटेंशियल वही है, अभी आप क्या कर रहे हैं उस पर असर पड़ गया, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके ऊपर आपका असर नहीं पड़ेगा। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी आपकी क्षमता वैसे ही रहेगी, है ना, कि टेंडेंसी क्या है, कर कितना रहे, फर्क आएगा कि आप कर कितना पा रहे हो और कर क्या सकते हो, फर्क, ठीक है। तो कर क्या सकते हो ये आपके लिए एक जैसा रहेगा हर बार, ठीक है। तो क्या बोला, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है ना। और यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर, ठीक है ना। अभी और इसको देखते हैं रेजिस्टिविटी को। फिलहाल आपको रेजिस्टिविटी टर्म्स फील आया, समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी कितना रोक सकता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके पढ़ाई पे, आप कितना पढ़ सकते हो, इस किस बात पे डिपेंड करेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को, कोई मेटल चलने से कितना रोक सकता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, अभी पहले स्लाइड में भी देखे हम लोग, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आर के बारे में रेजिस्टेंस बोला, मटेरियल रेजिस्टिविटी, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे दिखाया है या ग्राफिकली पहले समझते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, इसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसी कंडक्टर का लेंथ कितना कर दिए, डबल कर दिए, एरिया कितना है वही है, ठीक है ना। तो आप क्या बोला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, यानी अगर मटेरियल का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की क्षमता या किसी चार्ज को रोकने की क्षमता, चलने से रोकने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, वो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड मटेरियल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी क्या बोला कि आर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी आर किस पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर इसको इकट्ठे करें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन
ए, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इसके बारे में बोला कि आर जो है आपका एल पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला यहाँ पे? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हमने वी आई ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। स्टडी द VI कर्व फॉर अ रजिस्टर एज शोन इन द फिगर एंड प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यूज ऑफ I इन एम्पियर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V इन वोल्ट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर V 10 वोल्ट्स। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है ना, तो फटाफट करते हैं। V इक्वल टू आई आर, आप टाइम टू टाइम क्या निकालोगे, यहां पे V की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो यहां पे आप V की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ रहा है, चलिए तो हम देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे V कितना है 2, सॉरी I कितना है 2 और V कितना है 4, तो यहां पे V इक्वल टू 4, I इक्वल टू 2 लिख लेंगे। तो R बताइए कितना होगा, ठीक है, तो V इक्वल टू 4, I इक्वल टू 2, R, तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। अब इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो V इक्वल टू V है 2, I है आपका 1, R नहीं पता, तो यहां से R कितना आ जाएगा 2। इस पॉइंट पे देखिए जल्दी जल्दी, करंट कितना है 3 है, वोल्टेज कितना है 6 है, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 3 इंटू आर, आर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट है आपका 8, वोल्टेज है आपका 8, सॉरी वोल्टेज 8 है, करंट 4 है, 4 आर, तो यहाँ से आर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी चीज को बोला है बताने के लिए कि हर पॉइंट पे वोल्टेज बताइए, करंट बताइए और रेजिस्टेंस बताइए। तो अब पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट जब V कितना है 10 है, तो आप देख लो आपके लिए रेजिस्टेंस कितना आ चुका है 2 आ चुका है। V इक्वल टू आई आर लगा देंगे, क्वेश्चन में बोला है कि V की वैल्यू 10 है, आइए आप बताइए कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो आप बताइए जब 10 वोल्ट होगा तो उस टाइम में करंट कितना होगा 5 एम्पियर। ठीक है ना, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ, पहले हमने रेजिस्टेंस ही निकाला है इस ग्राफ से, तो हर बार रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 2 है और उसके बाद पूछा है कि 10 वोल्ट होगा तो करंट कितना होगा, करंट 5 एम्पियर। चलिए तो अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 जूल इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो कल भी हम किए थे, वोल्टेज V क्या होता है W अपॉन Q। आपको क्वेश्चन में दे रखा है V इज इक्वल टू 20, W इज इक्वल टू 40 अपॉन में Q, तो यहां से Q निकालेंगे, Q विल बी इक्वल टू 40/20 विच इज इक्वल टू 2 कूलम। Q की वैल्यू आ गई, चलिए देखते हैं फटाफट। नेम एंड डिफाइंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, calculate the resistance of a resistor if the current flowing through it is 200 milliampere। तो करंट को लिख दिया फटाफट 200 into 10 की पावर -3, when the applied potential difference is 0.8, तो वोल्टेज इक्वल टू 0.8, चुपचाप ओम्स लॉ लगा दिया। ठीक है ना, तो नेम एंड डिफाइंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है आपको, V पता है, I पता है, तो V इक्वल टू आई आर लगा देंगे और यहां से R विल बी इक्वल टू V अपॉन I कर देंगे। V है 0.8 और I है आपके पास 200 इंटू 10 की पावर -3। आई होप कि आप लोग फटाफट इस कैलकुलेशन को कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब आपको बताना है कि कंडक्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस क्यों होता है ना, कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो आप बोलोगे ये उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब भी उस मेटल कंडक्टर से करंट चार्ज का फ्लो होता है तो वो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो उस चार्ज के फ्लो को रोकेगा। ठीक है ना, अच्छा
और भी जो रीजन दोगे आप, क्या रीजन दोगे? रेजिस्टेंस क्यों होता है? तो जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बाधा पड़ेगा, तो इसलिए कंडक्टर रेजिस्टेंस देता है, ऑफर करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, उसके बाद है रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या है? जो करंट को कैरी कर सके, है ना, जिसके पास चार्ज का फ्लो हो सके, ऐसा मटेरियल जिसमें करंट चल सके, चार्ज चल सके, उसको कंडक्टर बोलते हैं। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर होता है कि एक ऐसी रेजिस्टेंस होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, है ना, जो उस चार्ज को फ्लो होने से रोके, और उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम? जो इस पर्पस के लिए लगाया गया उसको रेजिस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। आगे भी देखेंगे इसको। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास 6 ओम, वोल्टेज दे रखा है 12, आई निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आर, यानी 2 एम्पियर। Now the same wire is redrawn by stretching its double length. Find the resistance of the new wire. ठीक है ना। तो अब इसी वायर को स्ट्रेच करके कितना कर दिया ना, द सेम वायर इज रीड्रॉन बाय स्ट्रेचिंग इट डबल लेंथ, ठीक है ना। अब लेंथ डबल हो गया, तो आर इक्वल टू क्या लगा दोगे, जल्दी जल्दी बताओ? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। तो लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? स्टेट ओम्स लॉ की वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और V इक्वल टू आई आर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। तो V इक्वल टू आई आर लगा लेंगे, तो इसमें करंट की वैल्यू दे रखी 0.2, रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, और 0.8 का वोल्टेज दे रखा है, तो यहां से कट कर देंगे, तो आर विल बी इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। ये सभी सवाल CBSE में आ चुके हैं। सीधा सीधा ओम्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल बेसिक। चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। सिंपल। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट 500 चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। I बराबर चार्ज कितना दे रखा है, 500, है ना। 500 चार्ज दे रखा है, कितनी देर में पास कर रहा है, 10 मिनट, सेकेंड में चेंज कर लीजिए, आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन। यहाँ पे दे रखा है V की वैल्यू, I की वैल्यू, टेबल बना के दे रखा है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे आप करंट को ले लो और यहाँ पे किसको ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस को ले लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ रखा है, क्लास 10th में, 9th में, सब जगह पढ़े हैं। 0.1 और 0.5, तो कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसा कर लो 0.1 0.2 0.3 0.123 0.45, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। दोनों पॉइंट्स को लोगे, पहला पॉइंट क्या आएगा 0.1, 5, कोऑर्डिनेट्स लिख लिया आपने, 1, 0.2, 1.5, 0.2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, 0.4, 2.5, 0.5। अब देख लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग किसको एक्स पे रखना है, किसको वाई पे रखना है। अगर आप इसको वाई एक्स पे रख रहे हैं तो इसको लिखेंगे 0.1, 0.5, इसको 0.2, 1.0 यानी 1, और पॉइंट को प्लॉट कीजिए और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन करना है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो इन सब क्वेश्चन को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, ठीक है ना। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही ओम्स लॉ की बात कर रहा है। कौन सा लॉ है, ठीक है ना। इसके बारे में पूछा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रियोस्टेट, ठीक है ना। किस लिए काम आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर
पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ, करंट कितना दे रखा है आपको 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड अप टू 120 वोल्ट। तो यहाँ से जल्दी से निकालेंगे V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.5। अब आपसे पूछा कि कितना करंट निकलेगा, तो अब लगा देंगे V इक्वल्स टू आई, रेजिस्टेंस कितना है 1.5, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 1.5, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी L इक्वल्स टू 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना है 0.3, तो रेडियस कितना होगा 0.3 बाई 2 mm है, तो 10 की पावर -3 मीटर में चेंज कर लेंगे। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, आर इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास है रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां से आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। आर की वैल्यू दे रखी है 26, डायमीटर नहीं दे रखा है, सॉरी डायमीटर और रेडियस दे रखा है, तो यहां से एरिया निकालेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर 0.3 बाई 2 इंटू 10 की पावर -3, तो पाई ये आर का स्क्वायर, ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया एरिया अपॉन लेंथ ऑफ वायर दे रखा आपको 1 मीटर। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को आप चाहो तो इस क्वेश्चंस को सबको नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, यानी आप कितना पढ़ रहे हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी तबीयत कैसी है, अभी मौसम कैसा है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप कितना पढ़ सकते हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आज आप खाना खाएगी नहीं खाए, ठीक है ना, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका माइंडसेट क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक, तो रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, तो क्या मेटल के लेंथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, थिकनेस पे नहीं करेगा, शेप पे नहीं करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का बना है, किस चीज से बना है, इस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। चलिए ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेते हैं और आपके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, बार बार दिखेगा। क्या है, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दे रखा है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया और ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे V को रखा, Y एक्सिस पे करंट को रखा, नाइक्रोम के 3 अलग अलग वायर, यानी नेचर एक ही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला। तो अब यहां से दिखाइए, आप ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका ओम्स लॉ, सॉरी एक मिनट, कुछ इशू की वजह से ये टच काम नहीं, ठीक है। तो क्या बोला कि एक्स एक्सिस पे हम V को बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे V को बना रहे हैं और Y एक्सिस पे I को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि अगर मैं इस तरीके का एक लाइन खींचता हूं तो सेम वोल्टेज के लिए कहां का करंट ज्यादा है, तो आप बोलोगे वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज अगर ले रहे हैं इसको V1, तो इस रेजिस्टेंस के लिए भी V1 ही वोल्टेज है, इसके लिए भी V1 ही है, इसके लिए भी V1 ही है, लेकिन करंट R2 वाले में, R3 वाले में सबसे कम है, तो रिलेशन क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, आर और I इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहां पे ये भी समझना है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट का फ्लो कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां से करंट का फ्लो कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट का फ्लो कहां पे कम हो रहा है, तो R3 में, तो इसका मतलब R3 रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर R2 है और फिर R1 है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस R1 का है, तभी तो करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है यहाँ पे।
तो आप क्या बोलोगे, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है ना। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। द टेम्परेचर इज चेंज, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा तो चीजें बदल जाएंगी। द शेप ऑफ बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द शेप ऑफ द रजिस्टर चेंज, तो शेप ऑफ द रजिस्टर को बदल दोगे तो इससे उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पूछा है किस पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी, बिल्कुल डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा। A student plots VI graph for 3 samples of nichroma R1, R2, R3, तो यहाँ पे भी आई थिंक रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से लाइन खींचे तो ये करंट, सबसे ज्यादा करंट किसके लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे R3 के लिए, तो सबसे कम रेजिस्टेंस R3 का होगा, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R2 का, फिर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R2 का होगा, फिर R1 का होगा और फिर R3 का होगा, तो सबसे कम रेजिस्टेंस R3 का होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्या बोला, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of some electrical components connecting between the two terminals of a battery is called electric circuit। यानी एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जहां पे चार्ज का या करंट का फ्लो थ्रू आउट हो सके, है ना। यानी अगर चार्ज का फ्लो पाथ क्लोज नहीं होगा तो चार्ज चलते 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 कैसा होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो क्या लिखा या क्या बोलेंगे हम सर्किट का डेफिनेशन, क्लोज्ड पाथ, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ बोल सकते हैं आप, कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हो, रेजिस्टेंस लगा हो, टेबल फैन लगा हो, लैंप लगा हो, XYZ कुछ भी लगा हो, ठीक है ना। तो ये स्विच ऑन है यानी करंट पास कर रहा है और ये वाला स्विच ऑफ है, यहाँ पे इनकम्प्लीट सर्किट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। चलिए तो अ रियल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बल्ब, अ की, कॉपर वायर्स एंड अ ड्राई सेल, ठीक है ना। एक सर्किट को दिखाया है यहाँ पे, रियल सर्किट को, सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं रेजिस्टर क्या होता है ना। वापस से एक तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर वो डिवाइस है, वो टूल है, वो मशीन है जो इस फिनोमेना को दिखाता है। तो रजिस्टर इज डिफाइंड एज द पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विथ टू टर्मिनल्स दैट आर यूज्ड फॉर आइदर एलिमिनेटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सपोज मेरे हाथ में ये अगर इसको रजिस्टर बोलते हैं हम, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि सर्किट में करंट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, कितना रोकना है कितना नहीं रोकना है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेजिस्टिविटी या इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात, कि अगर ये मेरे हाथ में रेजिस्टर है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस लगाता है, कितना रेजिस्टेंस लगाएगा तो कितने करंट को कंडक्ट करेगा, कितने करंट को पास करने देगा, कितने करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टर बोलते हैं। The main purpose of resistor is to reduce the current flow and lower the voltage in any particular portion of the circuit। सर्किट में जहां कहीं पे भी लगा है तो इसका मेन पर्पस ये है कि करंट को रेजिस्ट करता है ना, रिड्यूस द करंट, करंट को कम करता है, या फिर आगे समझेंगे करंट को एब्जॉर्ब करता है, करंट को खाता है। इसका मेन पर्पस यही है, करंट खाना। चलिए यहां पे रजिस्टर को देख लें, तो रजिस्टर दो टाइप का बताया, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल, है ना। तो इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर, है ना, रियोस्टेट। ये सिंबल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करे सर्किट में, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे।
तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को करना है, और उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल करियर अड्डा को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप हमारे चैनल करियर अड्डा को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे तो करियर अड्डा ऑनलाइन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो करियर अड्डा ऑनलाइन के नाम से आपको ये मिलेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है, चूंकि अभी चैनल हम लोग नया नया शुरू किए हैं और अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों का भी चल रहा है, नए नए वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और भी टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अभी तो बहुत कम वीडियोस आए हैं। तो हम लोग एक प्लानिंग में है कि कंप्लीट सीरीज 10th 12th जेई नीट हर तरीके से बच्चों को क्लास अप टू क्लास 12th, है ना, जिस भी बच्चे का जो भी डाउट है तो हम कोशिश करेंगे कि सभी कंटेंट्स को अपलोड किया जाए। इसके लिए जितनी मेहनत करने की कोशिश होगी हम लोग कर रहे हैं या करेंगे आगे। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस करियर अड्डा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।